जिहाद एक कड़वी सच्चाई है और जिहाद अनेक तरीके के होते हैं। लैंड जिहाद भी है, लब जिहाद भी है और ऐसे कई प्रकार के जिहाद होते हैं। और ये लैंड जिहाद, लब जिहाद केवल भारत में ही नहीं है, ये नेपाल में भी हो रहा है, भूटान में भी हो रहा है, आपके म्यांमार में भी हो रहा है, बाकी और यूरोप में भी चल रहा है। हम जहाँ इसको लब जिहाद कहते हैं, अमेरिका, यूरोप में, ब्रिटेन में इसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। ग्रूमिंग, वहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ दोस्ती करना, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करना, उसके बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, और ये भारत में भी चल रहा है। भारत का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ लब जिहाद की घटनाएं नहीं आ रही। अब तो कोर्ट भी मान चुका है, भारत की अलग अलग कोर्ट समय समय पे कह चुकी हैं कि हाँ लब जिहाद हो रहा है, अखबारों में खबरें आ रही हैं। तो सवाल ये है, लब जिहाद रुकेगा कैसे? लब जिहाद की पहचान कैसे होगी? लब जिहाद रोकने के लिए सबसे पहले भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि लब जिहाद हो रहा है लेकिन फिर भी तथाकथित सोशलिस्ट सेकुलर लिबरल जो जमात है, ये जो सोशलिस्ट सेकुलर लिबरल पाखंडी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, ये मानते ही नहीं कि लब जिहाद होता है। वो तभी मानेंगे जब 2-4 लब जिहादियों का लाइव वीडियो आएगा। इसलिए सबसे पहले नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना चाहिए और जिनके ऊपर लब जिहाद का आरोप है उनका बाकायदा नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उनका लाइव वीडियो का प्रसारण करना चाहिए, जिससे भारत के नेताओं का मुंह बंद हो जाए, भारत के जजों को भी ये समझ में आ जाए कि लब जिहाद हकीकत है। जो भारत के पाखंडी अभिनेता हैं, जो पाखंडी बुद्धिजीवी हैं, जो पाखंडी पत्रकार हैं, जो पाखंडी कलमकार हैं, जो पाखंडी कवि हैं, जो तथाकथित पाखंडी इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया में, ये तब जाके इनका मुंह बंद होगा जब जिहाद करने वालों का लाइव वीडियो आएगा, जब वो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा और उसमें वो खुद कबूल करेंगे कि हाँ उन्होंने जिहाद किया है। दूसरा, इस टेस्ट का फायदा ये होगा कि ये जिहादी अपने मुंह से ये बता देंगे कि किसके इशारे पे वो लब जिहाद कर रहे हैं, कौन उनको फंडिंग करता है, किसने उनको बाइक खरीद के दिया है, कौन उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि ये जो लब जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, इसमें पूरा सिंडिकेट होता है, कई सारे लोग उसमें मिलके होते हैं। दूसरा, लब जिहाद का अल्टीमेट टारगेट क्या है? धर्मांतरण। धर्मांतरण मुगलों के समय में हुआ, धर्मांतरण अंग्रेजों के समय में हुआ, धर्मांतरण आज भी हो रहा है। और ये रुकेगा तब जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के अलावा लब जिहाद को, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित किया जाएगा, धर्मांतरण को, लब जिहाद को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाएगा, धर्मांतरण को, लब जिहाद को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाएगा, धर्मांतरण को, लब जिहाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाएगा। मेरी PIL पे सुप्रीम कोर्ट एक बार खुद ही कमेंट कर चुका है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और लब जिहाद का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? संख्या का बढ़ाना, हिंदुओं की संख्या को कम करना और अपनी संख्या को बढ़ाना। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको NSA कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन पुलिस उसको धर्मांतरण कराने वाले लब जिहादियों पे या बाकी और जिहादियों पे लगाती नहीं है, धर्मांतरण कराने वालों पे। क्यों? क्योंकि NSA में हमने कहीं कुछ डिफाइन नहीं किया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे हैं। हमने NSA जो कानून है उसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये धर्मांतरण भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं UAPA। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले लब जिहादियों पे UAPA नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि जो कानून है UAPA, उसमें हमने कहीं ये नहीं लिखा है कि देश की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरा है। धर्मांतरण भी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ये उस कानून में कहीं लिखा नहीं, तो पुलिस उसको UAPA लगाती नहीं। हमारे देश में एक जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी एक वेजिंग वॉर की धारा है और पहले वाले IPC में एक वेजिंग वॉर की धारा थी। देश के खिलाफ इनडायरेक्ट वॉर करना, प्रत्यक्ष युद्ध करना, भारत की डेमोग्राफी बदलना। लब जिहाद का या ये अपना लैंड जिहाद का या धर्मांतरण का मूल उद्देश्य क्या है? यहाँ की डेमोग्राफी बदलना। और बहुत सक्सेसफुली डेमोग्राफी बदल भी हो चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। लेकिन लब जिहाद करने वालों पे, लैंड जिहाद करने वालों पे, धर्मांतरण कराने वालों पे वेजिंग वॉर का सेक्शन लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वेजिंग वॉर जहाँ है सेक्शन, उसमें हमने ये नहीं डिफाइन किया है कि वेजिंग वॉर क्या क्या है। मेरा ये मानना है कि धर्मांतरण किसी भी तरीके से कराया जाए वो वेजिंग वॉर है, उन पे वेजिंग वॉर की धारा लगनी चाहिए। इसलिए आपको वेजिंग वॉर का जो सेक्शन है उसमें बदलाव करना पड़ेगा।
ऐसे ही पुराने वाले कानून में भी देशद्रोह था, नए वाले कानून में भी देशद्रोह है। लेकिन देशद्रोह क्या क्या है ये कहीं लिखा ही नहीं है। धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से धर्मांतरण कराया जाए, चाहे लफ्ज़ जिहाद के जरिए धर्मांतरण कराया जाए, किसी अन्य तरीके से कराया जाए। तो आपको इसी तरीके से यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है। जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, संगठित अपराध होता है, उससे निपटने के लिए बाकायदा हर राज्य के पास एक कानून है। लेकिन लफ्ज़ जिहाद करने वालों पे या धर्मांतरण कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट नहीं लगता, मकोका नहीं लगाती पुलिस, गुजकोका नहीं लगाती गुजरात की पुलिस। क्यों? क्योंकि कानून में हमने कहीं लिखा ही नहीं कि ये धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो अगर हमको धर्मांतरण रोकना है, लफ्ज़ जिहाद रोकना है, तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। यूएपीए में धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। वेजिंग वॉर का जो सेक्शन है उसमें धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। देशद्रोह की जो धारा है उसमें धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। और जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को, आप धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस दिन धर्मांतरण कराने वालों, लफ्ज़ जिहादियों, उनके मददगारों, उनके समर्थकों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, उस दिन लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा। और नहीं रुका तो जैसे अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल गया, पाकिस्तान आपके हाथ से निकल गया, मालदीव आपके हाथ से निकल गया, बांग्लादेश आपके हाथ से निकलने वाला है, भारत के 9 राज्य आपके हाथ से निकल चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलें आपके हाथ से निकल चुकी हैं। ऐसे एक दिन देखते देखते पूरा भारत आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ही बांग्लादेश में अराजकता फैली, शेख हसीना वहाँ से भाग गई। अफगानिस्तान में अराजकता फैली, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग गए। पाकिस्तान में अराजकता फैली, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाग गए। 1947 में जब अराजकता फैली थी तो मनमोहन सिंह जी, बाकी और राम जेठमलानी जी, आडवाणी जी, मिल्खा सिंह जी, सब लोग आखिर वहाँ से भाग के यहाँ आए थे। वैसे ही 25 साल के बाद जब भारत में अराजकता फैलेगी ना, तो आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कवि, धर्मगुरु, ये जो आज नए नए रोज़ प्रवचन देते रहते हैं, बड़ी बातें करते रहते हैं, ये आपका घर बचाने नहीं आएंगे। ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार अपना घर बचा लेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। वो अपना घर बचाएंगे, आपका घर बचाने नहीं आएंगे। आपका घर जो बचाएगा वो कठोर कानून बनाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हर सप्ताह जाके अपने सांसद के घर पे बैठ जाइए, 2-3 घंटे के लिए बैठिए, उनसे पूछिए कि धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा कब घोषित किया जाएगा, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा कब घोषित किया जाएगा, धर्मांतरण को देशद्रोह कब घोषित किया जाएगा, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर कब घोषित किया जाएगा, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम कब घोषित किया जाएगा, धर्मांतरण कराने वाले उनको मददगारों पे की 100% संपत्ति जब्त करने, धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करने, धर्मांतरण कराने वाले और उनको मददगारों की आजीवन कारावास, फांसी देने कानून कब बनेगा। तरीका यही है, आपको हर सप्ताह अपने अपने सांसद का घेराव करना पड़ेगा, उनको पकड़ना पड़ेगा। दल गुलामी छोड़ दीजिए, सांसदों को पकड़िए, विधायकों को पकड़िए, कानून बनवाने की मांग करिए। और नहीं तो जैसे जो पाकिस्तान में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो मालदीव में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, यही आपके यहाँ भी होगा। ये कश्मीर में हो चुका है, मणिपुर में हो चुका है, भारत के कई राज्यों में हो चुका है। जो बचे हुए हैं कम से कम वो बच जाएं। वो तभी बचेगा जब कठोर कानून बनेगा। और एक बात याद रखिएगा, विकास करने से शांति नहीं आती है, विकास करने से देश सुरक्षित नहीं होता। फ्रांस ने खूब विकास किया था, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट बनाई थी, बड़ी बड़ी ट्रेन चलाई थी, जल रहा है। ब्रिटेन के पास हमसे ज़्यादा अच्छा एयरपोर्ट है, हमसे ज़्यादा हाईवे है, हमसे ज़्यादा उनके पास अच्छे हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ब्रिटेन जल रहा है। यूरोप के पास हमसे ज़्यादा एयरपोर्ट, हमसे अच्छा एयरपोर्ट, हमसे ज़्यादा हाईवे, हमसे अच्छा एक्सप्रेसवे, हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, यूरोप जल रहा है। भारत तब बचेगा जब कठोर कानून बनेगा। चीन सुरक्षित है, चीन में अराजकता नहीं है, चीन में धर्मांतरण नहीं है, चीन में लफ्ज़ जिहाद नहीं है, चीन में लैंड जिहाद नहीं है, क्योंकि चीन का कानून कठोर है। जहाँ कठोर कानून है वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। सठे साठम समाचरित भय बिन होय न प्रीत, इस सिद्धांत पे जिन देशों ने कानून बनाया वहाँ शांति, समृद्धि, खुशहाली है। और भारत में अगर बनेगा तो भारत बचेगा, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा।